नमस्कार, मैं मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज की राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सीबीआई ने सम्मन जारी करके 29 फरवरी 2024 को हाजिर होने के लिए नोटिस भेज दिया है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब अखिलेश यादव जी 2014-15 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय खनन विभाग उनके पास था और जब उन्होंने खनन विभाग को छोड़ा था तो गायत्री प्रजापति को खनन विभाग का जो है मंत्री बनाया गया था और उस समय जो है अवैध खनन के मामले में गायत्री प्रसाद के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज हुआ था। उनसे सीबीआई ने पूछताछ किया था और उनको जेल भेजा गया था और आज भी जो है गायत्री प्रसाद जी अभी जेल में ही है। उसी मामले में जो है, चूंकि उस समय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, तो अखिलेश यादव जी की भी जिम्मेदारियों को देखते हुए सीबीआई ने हो सकता है कि गवाही या पूछताछ के लिए जो है बुलाया हो। तो इन तमाम बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमीरपुर में जो है लगभग 50 पट्टे किए गए थे खनन विभाग में खनन के लिए, लेकिन हमीरपुर के एक व्यक्ति ने जो है हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में एक अपील दायर किया था और अपील के बाद जो है उस पट्टा को खारिज कर दिया गया था, जिसमें लगभग 100 करोड़ रुपए का जो है घोटाला सामने आया था। तो इन तमाम बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय शिक्षक प्रकोष्ठ के सचिव और जिला पंचायत के सदस्य रहे वरिष्ठ शिक्षक और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर जयप्रकाश यादव जी जुड़ चुके हैं। तो आइए हम आपसे बातचीत करते हैं कि जब 2024 के लोकसभा का चुनाव कभी भी डिक्लेयर हो सकता है, कभी भी चुनाव आयोग जो है चुनावों की तिथि की घोषणा कर सकता है, ऐसे में अखिलेश यादव की सीबीआई की जो नोटिस जारी हुई है इसको किस रूप में देखा जाएगा, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर जयप्रकाश यादव जी आपका नेशनल कवरेज में स्वागत है। और जब चुनाव एकदम सर पे है, कभी भी जो है तिथियों की घोषणा हो सकती है, ऐलान हो सकता है, ऐसे में सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को नोटिस जारी करके जो है कार्यालय आने के लिए सम्मन जारी किया है। देखिए, पूरे देश के लोगों ने अब मानना शुरू कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ ईडी और सीबीआई भी विपक्ष के नेताओं से लड़ रही है। ये गठबंधन हो चुका है पूरे देश में ईडी और सीबीआई का भाजपा से, और भाजपा सिर्फ विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए, धमकाने के लिए, तोड़ने के लिए ये सारे हथकंडे अपना रही है। सामने चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी कल आप देखा होगा राज्यसभा के चुनाव में जिस खनन के मुद्दे को आप उठा रहे हैं, गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी के ऊपर इतना प्रभाव डाला गया, इतना दबाव डाला गया कि वो वोट देने ही नहीं गई और उन्हें भी बरगलाया गया और उन्हें भी बताया गया और दबाव दे करके जितने लोग भी कल बगावत किए हैं समाजवादी पार्टी से, आप देख रहे होंगे सबके दामन दागदार हैं। कहीं न कहीं से सबके ऊपर कहीं न कहीं से जांच चल रही है और सबके ऊपर मुकदमे हैं और इन्हीं की वजह से भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई को मोहरा बना करके विपक्षी नेताओं को डेमोरलाइज करने के लिए ये काम कर रही है। जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो 2014 तक उनके पास जो था खनन विभाग था और उसके बाद से जब उन्होंने इस्तीफा दिया और उस विभाग में गायत्री प्रजापति को खनन विभाग का मंत्री बना दिया गया, तो हमीरपुर में जो 50 पट्टे किए गए थे उसको हाई कोर्ट जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ ने खारिज कर दिया और खारिज करने के बाद उसको अवैध जो है दे दिया, जिसमें लगभग 100 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था। तो इसे चुनाव से जोड़ के देखा जाए या इसको जांच की प्रक्रिया देखी जाए? सामने 2024 का लोकसभा का चुनाव है जी। ये शुद्ध रूप से चुनावी स्टंट है जी और सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ये डेमोरलाइज करने के लिए ये सारी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी, ईडी और सीबीआई मिलकर के कर रही है। वरना ये मामला 2014 का है और ये आप 2024 में चल रहे हैं, तो आखिर 10 साल के बाद ये मामला क्यों खोला गया? सिर्फ इसलिए खोला गया कि अखिलेश यादव को घेरा जाए, उनकी घेरेबंदी की जाए। आखिर भारतीय जनता पार्टी जो है, अगर आपका जो आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई और ईडी के माध्यम से जो है विपक्ष के नेताओं को घेरवा रही है, तो इससे जो है कितना बड़ा नुकसान लोकसभा के चुनाव में हो सकता है? देखिए, जनता चुनाव लड़ेगी इस बार और पूरे देश की जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो। भारतीय जनता पार्टी जो जनहित के मुद्दे हैं, बेरोजगारी की, महंगाई के और अन्य मुद्दे जितने हैं जनता से संबंधित, जन समस्याओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कभी भी कुछ नहीं करती है।
ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं को डरा धमका करके उन्हें अपने पाले में लाया जाए। वो जनता के बीच में कोई काम करना नहीं चाहती है, न उसके पास एक उपलब्धि है। पूरे 10 साल में मोदी के कार्यकाल के एक उपलब्धि मोदी के पास नहीं है कि जिसको लेकर के वो जनता के बीच में जाएं और कहें कि मैंने ये काम 10 साल में किया है और उसके आधार पर मुझे वोट दिया जाए। बीजेपी तो कह रही है कि हमने धारा 370 खत्म कर दिया, हमने अयोध्या में मंदिर बनवा दिया। कितने प्लाट ले लिए? 370 खत्म हो गया तो कश्मीर में किसने प्लाट खरीद लिया? आज भी धारा 370 खत्म नहीं हुई है। मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि आज भी धारा 370 समाप्त नहीं हुई है। और वो अगर है ऐसा है तो कितने लोगों को वहां प्लाट मिल गया, कितने लोग सामान्य जीवन की तरह से चलने लगे। आज भी अगर 370 में इतना ही दम था और हटा दिया गया है तो आज भी राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया गया है? लोकतंत्र की बहाली होनी चाहिए ना। राष्ट्रपति शासन तो विपरीत परिस्थितियों में न लगाया जाता है। कह रहे हैं लोग कि सामान्य स्थिति होने के बाद वहां चुनाव करा। अरे सामान्य स्थिति अगर उनके नजर में 10 साल में वो सामान्य स्थिति नहीं कर पाए तो अब क्या कर पाएंगे? अब तो सामने फिर चुनाव है, कश्मीर में भी चुनाव होना चाहिए। काहे धारा 370 अगर हट गया है तो? लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो धारा 370, राम मंदिर जैसे तमाम चीजों को जो है जनता के बीच में बताने का प्रयास कर रही है कि हमने इतना बड़ा काम किया है। काम करने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। देखिए, सच बता दूं, बीजेपी के पास जनता के बीच में जाकर कुछ कहने के लिए नहीं है। वो मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान, इन 3-4 बिंदुओं को छोड़ दे तो भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है। अगर दम है तो जिस एजेंडे पर वो चुनाव लड़े थे 2014 में और सत्ता में आए थे, 15 लाख रुपए खाते में जाना, काले धन को मंगाना, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देना, तो आज तो बात होनी चाहिए कि क्या 10 करोड़ लोग रोजगार पाए? ये बात आज ये होनी चाहिए। आपकी बात से क्या 15 लाख रुपए आए? हम आपकी बात से एकदम सहमत हैं कि 15 लाख रुपया किसी के खाते में नहीं आया। 10 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिला। 20 करोड़ हो जाता 10 साल में। 10 साल में 20 करोड़, सॉरी 20 करोड़। लेकिन सरकार तो ये भी कह रही है कि हमने आतंकवाद पे अंकुश लगाया, मैंने नक्सलवाद पे अंकुश लगाया, मैंने अपराध पे अंकुश लगाया। पुलवामा किसके रिज्यूम में हुआ था? इन्होंने कहा अगर आतंकवाद पे रोक लगाया, ये नक्सलाइट गतिविधियां, सारे सैनिक मारे जा रहे हैं, उनकी डेड बॉडी घर पे आ रही है, घर उजड़ रहे हैं, एक माँ की गोद सूनी हो रही है, एक बेटे के पिता का साया उठ रहा है। ये कौन लोग हैं? कहाँ हो गया ये कुछ इस तरह का जो कह रहे हैं? लेकिन सरकार तो बड़े दावे कर रही है। दावा उनका है, खोखला दावा है। अभी प्रधानमंत्री जो है गए हुए थे और जाकर के जो है द्वारकाधीश का जो पुराना मंदिर है उसमें उन्होंने जो है दर्शन किया हुआ है। खगोल शास्त्रियों ने ये बता दिया है कि वो पत्थर है, बंदरगाह पर नावों को रोकने के लिए वो पत्थर के टुकड़े रखे जाते थे। उन्हीं पत्थरों को प्रणाम करके इन्होंने द्वारकाधीश मान करके अपने को इति श्री कर ली कि हम द्वारकाधीश के मंदिर में गए थे। खगोल शास्त्रियों का बयान है, आप पढ़िए। तो ठीक है, खगोल शास्त्री कह रहे हैं कि वो पत्थर है, वहां जो है बंदरगाह था, वहां नावों को रोकने के लिए उसे बनाया गया था। लेकिन प्रधानमंत्री तो क्या कर सकते हैं, चमर लेकर के गए हुए थे। अरे वो कुछ भी कर सकते हैं। धर्म, देखो, राजनीति को हम लोग धर्म से कतई नहीं जोड़ने वाले लोग हैं। आस्था हमारा अलग सब्जेक्ट होता है और राजनीति अलग होती है। हम जन समस्याओं को लेकर के उनके समाधान के लिए हम राजनीति में आते हैं, न कि ये पूजा पाठ के। समाजवादी पार्टी जो है सीबीआई से अगर पूछताछ शुरू हो जाती है तो समाजवादी पार्टी की गतिविधियां क्या होंगी? कोई हमारी गतिविधियां ना हम फेस करेंगे, जिस तरह की भी जांच होगी हम फेस करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे। और जनता समझने लगी है कि पिछले 10 साल के मोदी के कार्यकाल में कोई उनके पास एजेंडा नहीं है जिसको सीना ठोक के कह सके कि मैंने देश की जनता के लिए ये किया है। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर जयप्रकाश यादव को। डॉक्टर जयप्रकाश यादव जी जो है समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय सचिव हैं, जिला पंचायत के सदस्य भी रह चुके हैं और मऊ में एक बड़े शिक्षकों के बड़े पत्रकार भी हैं। आपका स्पष्ट कहना था कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के साथ खड़ी है और सीबीआई जो पूछताछ करती है उसका हम लोग जम करके सामना करेंगे और जनता की अदालत में जाएंगे और जनता ही न्याय करेगा 2024 के चुनाव में क्या होना है। मुरली मनोहर पांडे के साथ आप बने रहिए।